ओके जी, तो अब जब सीख रहे हैं अपने डायरेक्ट मेथड के अंदर, वो ये सीख रहे हैं कि हमारे अदर एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होते हैं उसका क्या करना है। एग्जाम्पल, मैंने जब कैश फ्लो शुरू किया था डायरेक्ट मेथड का, तो मैंने देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी थी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, दूसरा लिखा था कैश पेड टू, तीसरा है कैश पेड टू अदर्स। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कैश पेड टू अदर्स का मतलब है वो मेरे ऑपरेशंस की पेमेंट, बट हो ये रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की, लोगों की सैलरी की पेमेंट की, ये जितनी भी यूटिलिटी की पेमेंट है, रेंट हो गया, ये सारे के सारी जो पेमेंट्स अभी मैंने 3 नाम लिए, क्या ये सारी की सारी पेमेंट आपकी नज़र में किससे पर्टेन करती है? ऑपरेशन से। पर क्या वो पेमेंट सप्लायर को है या ऑपरेशंस में अदर्स को? अदर्स को। अब वो पेमेंट निकालना सीखनी है, यानी वापस से पहले मैपिंग हो ना कि पहुंचना कहाँ है। मैंने कहा सबसे पहले आपने सीखा कि कस्टमर से पैसा आया कितना, फिर आपने मेरे साथ सीखा कि सप्लायर को पैसा दिया कितना। आज हम ये सीख रहे हैं कि अपने ऑपरेशंस के अंदर ही मैं बाकियों को पे कर रहा हूं, बट वो बाकी किस मद में पे करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, ये सारे के सारे जो पैसे हैं आपके अक्रूवल्स हैं, ये भी ऑपरेशंस के ही हैं। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्रीड? तो अब हम बात कर रहे हैं कैश पेड टू अदर्स की, जो लिखा हुआ भी था वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, यूटिलिटी, सैलरी, ये सारी चीजें। चलें, मैंने वही एग्जाम्पल कॉपी की जहां पे मैंने ये लास्ट क्लास खत्म की थी। सही है? मैंने सिंपल क्या किया? मैंने सिंपल ये किया कि इसके अंदर, इसी एग्जाम्पल के अंदर अदर एक्सपेंसेस डाल दिए। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस जो है ना, मैं इसको ब्रेक करता हूं, यानी अदर एक्सपेंसेस को मैंने कहा कुछ एडमिन एक्सपेंसेस हैं, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर से, कुछ एडमिन एक्सपेंसेस हैं, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एक्सपेंसेस मतलब एडमिन के लोगों की सैलरी, सेलिंग का मतलब है सेल्स वाले लोगों की सैलरी, पर दोनों की क्लासिफिकेशन बस अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडमिन में काम करते हैं तो आपकी सैलरी किस हेड में आएगी? एडमिन एक्सपेंसेस में। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपकी सैलरी कहाँ आएगी? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। बात समझ आ रही है? खाली क्लासिफिकेशन का फर्क है। चलें, फिर मैंने कहा सर मैंने यहाँ पे, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह है जहां पे अपने एडमिन के लोग बिठाए हुए हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो वो एडमिन में आएगा, है तो एक्सपेंस ना। एक्सपेंस होगा डेबिट, पर एक्सपेंस आएगा कहां पे? एडमिन में। अच्छा, मेरी सेल्स टीम है जो सेल्स करती है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, वो कहां आएगा? सेलिंग में। खाली प्रेजेंटेशन का फर्क है, एक्सपेंस तो है वो। एग्रीड? अब आगे सुनिएगा। मैंने अज्यूम ये किया कि भाई 50,000 रुपये ये है, 75,000 रुपये ये है। अच्छा, मैंने जब इन दोनों को लेस किया जानी, तो मुझे बताते हो कि मेरे पास ऑल टुगेदर प्रॉफिट कितना आता है? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, अब ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। चलें, मैंने कहा सर इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं जरा कैश एंड बैंक को नीचे घसीटूं, और मैंने यहां पे डाल दिया एक अकाउंट जिसका नाम है अदर पेएबल एंड अक्रूवल। यानी अब मेरे इदारे के अंदर कुछ और लायबिलिटीज भी हैं जो मेरे सप्लायर से हटके हैं, जो सप्लायर से हटके हैं। अच्छा, मैंने अज्यूम किया कि वो ओपनिंग पे करना था मुझे 95,000, अजम्पशन है। फिर मैंने कहा कि मुझे जो क्लोजिंग पे करना है वो मैंने करना है कोई 65,000। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अब मेरे पास एक अकाउंट मौजूद है जिसका नाम है अदर पेएबल एंड अक्रूवल। इसका ओपनिंग आपको गिवन है 90। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, सिर्फ सोचने की बात है,
आपको नहीं लगता कि ये जो अदर पेएबल है ये वाला, ये सप्लायर से हटके, यानी इसके अंदर हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का पेएबल हो, इसके अंदर हो सकता है रेंट का पेएबल हो, इसके अंदर हो सकता है, पर वो सारे के सारे यहां के जमा हो गए। एग्रीड। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो एक्सपेंसेस हैं 50,000 के और 75,000 के, जब मैंने बुक किए होंगे तो बुकिंग पे पता है एंट्री क्या बनाई होगी? यानी मैं ये कहूं अगर एक्सपेंस हुआ होगा डेबिट, अदर पेएबल एंड, इन दोनों का सम कितना था जानी? 50 और 75 का 125। मैंने ये कहा कि 1,25,000 रुपए से इस साल मेरे इस अकाउंट में इंक्रीज आया होगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है ना किन लायबिलिटीज से पर्टेन करता है, सप्लायर की या अदर देन सप्लायर की? तो अदर देन सप्लायर के जो एक्सपेंसेस हैं वो ये रहे ना 50 और 75 मुझे दिख तो रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के नाम से ये 1,25,000 पार कर दिया। अच्छा, अब मैंने कहा मुझे ओपनिंग बाकियों को कितने पे करने थे? 95। तुमसे पूछ रहा हूं ओपनिंग बाकियों को कितने पे करने थे? 95। मजीद बाकियों को इस साल ऑपरेशन के रिलेटेड कितने पे करने? 125। कुल मिला के कितने बन गए? 125 तो 95 को ऐड करें 220। अच्छा, अब मैं जाके देखता हूं तो क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, तो बाकी क्या हो गया? कैश पेड 155। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब ये 155 आपके पास आया तो आप प्लीज मुझे इस क्लोजिंग कैश में से जो 1685000 है इसमें से 155 माइनस करें ताकि मैं सही वाली फिगर लिखूं। 15, आपने कहा 1530000। अच्छा, ये आपके पास आ गया सही वाला कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा, अब हमने सीखा क्या अभी ओवरऑल पिक्चर में? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर मुझे निकालने आता है, एग्रीड, वो हमने सीखा। दूसरी चीज कैश पेड टू सप्लायर मुझे आता है। अब मैं एक एक करके आपको वापस से रिकैप दूंगा। मैंने जो सप्लायर को कैश पे किया है वो कहां से निकलता है? ट्रेड पेएबल से। ट्रेड, अच्छा, अब मैं यहां पे लिखने भी लगता हूं वापस से। आपको नहीं लगता कि जब मैं ट्रेड पेएबल का अकाउंट बनाता हूं, यहां पे बना भी लेता हूं, ट्रेड पेएबल का अकाउंट, उसमें ओपनिंग मैंने रखा हुआ था लास्ट क्लास में अपना 125। कोई आपसे पूछे ट्रेड का पेएबल किस वजह से इंक्रीज होता है, आप बोलेंगे परचेजेस की वजह से। एग्रीड, परचेजेस की वजह से। तो आप परचेजेस ढूंढ के कहां से लाते हो? इन्वेंट्री से, कि कितनी आई तो यहां पार करते हो, पेमेंट आ जाती है। एग्रीड। तो हमने कह दिया सर ये तो परचेजेस की वजह से इंक्रीज होता है। मैं यहां पे परचेजेस डालता हूं, क्लोजिंग कितना था इसका? 50,000। क्लोजिंग सर था हमारा 50,000। अच्छा, यहां पे क्या मुझे मिल जाता है? कैश पेड टू सप्लायर। पर ये जो कैश पेमेंट आई है मेरे पास, ये किसकी आई है? सप्लायर की। फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल किया, ये जो अदर पेएबल एंड अक्रूवल, क्या ये परचेजेस की वजह से इंक्रीज होता है या अदर एक्सपेंसेस? वेरी गुड, बस यहां पहुंचना था। तो आपने पूरे सवाल में या प्रैक्टिकल लाइफ में वो अदर एक्सपेंसेस को ढूंढा जिसकी वजह से ये वाले अकाउंट में मेरा उधार, क्योंकि होता क्या है कंपनी का मैकेनिज्म पता है क्या होता है? पहले कंपनी खर्चा करने से पहले अक्रूवल बुक करती है, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। पर कौन सा पेएबल? ट्रेड पेएबल या अदर पेएबल? वेरी गुड। सबसे पहले हमने जाके अदर एक्सपेंसेस को ढूंढा,
वो ये रहे 5075। मैंने आपसे सवाल किया क्या ये 5075 मेरे सप्लायर वाले पेएबल को इंक्रीज करेंगे या अक्रूवल और अदर पेएबल को? वेरी गुड, अक्रूवल और अदर पेएबल को। जब वो अक्रूवल और अदर पेएबल को इंक्रीज करेंगे, मैंने इसको उठा के वहां फेंक दिया, क्योंकि उसकी एंट्री क्या बनी होगी, ये बनाई मैंने, एक्सपेंस हुआ होगा डेबिट और अदर पेएबल क्रेडिट। तो मैंने सबसे पहले सवाल में वो एक्सपेंसेस को ढूंढा, खोजा जिस वजह से ये वाला अकाउंट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो मैंने कहा ओपनिंग पे करना था 95, मजीद कितना पे करना पड़ा इस साल, पे करना है 125, बचा हुआ कितना है 65, पे कितना हो गया? तो टेक्निकली ये वो 1,55,000 रुपए की पेमेंट है जो किसको की गई है, अदर्स को, जो कि ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। एक बेसिक बात की हमने बस कि बाकी अदर्स की पेमेंट कैसे निकलेगी। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को वापस से आप मुझे देख के बताएं सवाल में से कि हमने परचेजेस निकाली थी, बल्कि निकाल ही लेते हैं यहां पे वापस, इन्वेंट्री के अकाउंट से, और इन्वेंट्री हमारे पास थी ओपनिंग 425, ये आ गया। क्लोजिंग कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए। अच्छा, आपने माल कितना बेचा वो कहां से मिलेगा, P&L 825,000। तो परचेजेस कितनी थी, 6 लाख रुपए। अच्छा, यही 6 लाख रुपए की वजह से मेरा ये वाला उधार भरा होगा। अलग अलग खाते होते हैं ना, इस वजह से ये उधार भरेगा, इस वजह से। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंटरेस्ट पेएबल किस एक्सपेंस की वजह से बढ़ता है? इंटरेस्ट पेएबल किस एक्सपेंस की वजह से बढ़ता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, वो अलग है। तो आपको पता है, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, सिर्फ मतलब एक होता है ना कि सिखा देना, मतलब मैं बोलूं ये कर लेना, ये हो जाएगा। भाई आप लॉजिकली सोच लो ना, हर उधार यूनिक है, हर उधार अपने रेलेवेंट एक्सपेंस की वजह से इंक्रीज होता है। तो आपने हर उधार वाले अकाउंट में उसका रेलेवेंट एक्सपेंस फेंकना है। एग्रीड? चलो एक चीज तुमसे पूछता हूं, अगर तुम लोगों ने बता दिया तो वाकई मजा आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एक्सपेंस है, पक्का? चलें जी, ओके, ये बात मान ली एक्सपेंस है। क्या वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी लायबिलिटी को इन्हांस करता है या पीपी से रिलेट करता है? तो क्या वो मेरे P&L में एक्सपेंस के तौर पे हो सकता है? यस। तो ऐसा नहीं अंधों की तरह उसको भी यहां चिपका दिया, उसको हटाना है ताकि वो वाले एक्सपेंसेस मिलें जो कि पर्टेन किससे करते हैं, लायबिलिटी से। अच्छा, अगर मेरा दिल चाहे मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को अदर पेबल में डाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो उससे पर्टेन अलग होता है। हर उधार किसी रेलेवेंट एक्सपेंस की वजह से इंक्रीज होता है। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, ट्रेड पेएबल किसकी वजह से इंक्रीज होता है? परचेजेस। तो आप नाम से ही लेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कौन सी चीज कहां जानी है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ थिंकिंग प्रोसेस, कि सोचने का तरीका आना चाहिए। क्लैरिटी है? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, ये पेमेंट कितनी होगी कैश पेड टू सप्लायर? 625, 675। हाँ जी, ये हो गया 675 की कहानी। अच्छा, अब चलें सर, 675 हो गया, ये हो गया, कैश पेड टू अदर्स भी आ गया मेरे पास। आपने, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि आपने एक ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट भी बनाया था। अच्छा, अब जब ट्रेड रिसीवेबल का आपने अकाउंट बनाया तो मुझे बताएं इसका ओपनिंग बैलेंस आपने रखा था सर 125, नहीं बल्कि 460। क्लोजिंग कितना है? 2 लाख, 2 लाख है ना? और इन्वेंट्री का भी हमने 2 लाख रखा है क्या? हाँ, ओके। ये यहां पे किस वजह से इंक्रीज होगा? सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स। कितनी थी वो? 80% थी ना? तो 1.2 मिलियन का 80% कितना था? 960 था। कैश कितना रिसीव हुआ? कितना? यही है,
ये कैश आ गया सिर्फ किससे, क्रेडिट कस्टमर से। इसके अंदर आपने ऐड कर दिया था, याद है, कैश सेल्स, तो कितनी थी वो 240। तो कुल मिला के आपके पास इन दोनों का सम आ गया था कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अच्छा अब हम बनाते थे कैश फ्लो इसका, इधर आ गए, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा अगर मैं कौन से मेथड से कैश फ्लो बनाऊं, डायरेक्ट मेथड से, तो सर आपने कहा सबसे पहले आपने डाला यहां पे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये लिख दें 1440000 या 1460, यही है। अच्छा फिर आपने लिख दिया कैश पे टू, कितना था ये 675,000। सर ये आ गया हमारे पास 675,000। और फिर आपने निकाला कैश पे टू अदर्स। अच्छा कैश पेड टू अदर्स कितना है भाई 155, चलें जी 155। अच्छा इन तीनों को प्लीज नेट करें, कितना आता है 630 कह रहे हैं लिहाज। ये आ गया कैश फ्रॉम कहां से भाई, ऑपरेशंस। अच्छा अगर यही कारस्तानी हम कहां से करें, इनडायरेक्ट मेथड से, तो आप कहेंगे कि सर मैं शुरू करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कितना दिया हुआ है वो 2.5 लाख रुपए, अभी निकाला था, सही है, ये आ गया 2.5 लाख रुपए। अच्छा इस 2.5 लाख रुपए के बाद आपने कहा मैं पार्क करूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा आप एक एक करके देख के बताएंगे, क्या इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, यस सर। आपने कहा डिक्रीज इन, कितने से डिक्रीज हो रही है जानी 225, 225 से क्या कर दूं ऐड। अच्छा 225 से डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड इसलिए करूंगा ना क्योंकि हम ये कहेंगे कि एक्सपेंस हो गया, पेमेंट तो पिछले साल हो गई, तो कैश आउटफ्लो नहीं है। चलें हमने कहा कि सर इसके बाद ट्रेड पेएबल कम हो रहा है, इसका मतलब पिछले साल की लायबिलिटी इस साल सेटल हो रही है, तो कितने से 75। तो हमने कहा डिक्रीज इन पेएबल 70। अच्छा जी फिर हम आ गए इधर, क्या हमारे पास कोई ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, पिछले साल की रिकवरी इस साल हो रही है 2,60,000 रुपए की, तो हमने कहा डिक्रीज इन रिसीवेबल, ये आ गया 2 लाख। क्या ये 2,60,000 इस साल की सेल्स में शामिल है या रिकवरी है, हमने अलग से ऐड किया। अच्छा फिर आपने कहा ये वाला हिस्सा, ये जो है ये क्या हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। अच्छा इसका मतलब ये कि आपने पिछले साल कुछ अक्रूवल बुक किए थे जिसकी पेमेंट इस साल हो रही है, तो हमने ये कहा कि भाई ये आ गया हमारे पास डिक्रीज इन अदर पेएबल। 30 से माइनस कर दें, ये कितना आता है जानी 630। वहां पे भी कितना आ रहा है जानी, कोई फर्क है नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे मैं इनडायरेक्ट मेथड से कैश में आता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट किसकी बात करता हूँ, कैश की। तो एक चीज़ जो आपने अभी सीखी, जो की टेक अवे फ्रॉम दिस लेक्चर अभी तक का,
वो ये है कि आपके ऑपरेशंस के अंदर सिर्फ सप्लायर की पेमेंट नहीं होती है, सप्लायर के अलावा भी होती है। वो कौन कौन से पेमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और नहीं, एडमिन सेलिंग नहीं, गलत, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट एक्सपेंस, ये सारे आपके ऑपरेशन के अखराजात हैं। इंटरनेट का बिल हो गया, सारी चीजें। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीज पता है प्रेजेंट कैसे होती है? अगर जो लोग एडमिन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस तो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, पर वो दिखाया एडमिन के अंदर जाएगा कि फंक्शन कौन यूज कर रहा है, एडमिन, ताकि यूजर जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का मालिक है, वो देखे कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। हमारे इवन एआरडीटी में भी हमारे पास वो सिस्टम लगा हुआ है, हमें पता लगता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एसी कितना चल रहा है। ये सिर्फ किस लिए होता है? मॉनिटरिंग के लिए। तो क्या वो सैलरी एक्सपेंस नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, पर वो सैलरी एक्सपेंस कहां हो रहा है? एडमिन में। अच्छा, अब कुछ लोग हैं, सुनिएगा, अब जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडमिन में आएगा, सेलिंग में आएगा? सेलिंग में आएगा। तो क्या वो एक्सपेंस नहीं है? है, सेलिंग में आ रहा होगा। हमें तो वो एक्सपेंसेस खोजने जो कि पर्टेन करते हैं अदर लायबिलिटीज से, यानी जिसको बुक करके मेरी अदर लायबिलिटीज क्या होंगी। तो हमने क्या किया यहां पे? 50,000 और 75,000 को उठाया। मैंने कहा ये वो एक्सपेंसेस हैं सप्लायर से तो पर्टेन नहीं करते, ये अदर पेएबल हैं, अदर अक्रूवल्स हैं। मुझे याद आया इस वाले एक्सपेंसेस से मेरी अदर लायबिलिटीज क्या हुई होंगी, और देखो हमने एंट्री भी बनाई, एक्सपेंसेस डेबिट अदर पेएबल एंड अक्रूवल, क्योंकि कोई भी इदारा पेमेंट करने से पहले उसकी लायबिलिटी बुक करता है और फिर पे करता है, लायबिलिटी बुक करता है और फिर पे करता है, ताकि दिखे कि पहले बुक हुआ, पे हुआ, बुक हुआ, पे हुआ। पहले तो बात समझ आती है। अच्छा, मेरा तुमसे सवाल, अगर इसके अंदर मैं तुम्हें कहता कि एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर एक डेप्रिसिएशन भी छुपा हुआ है, वो हटा देते? अच्छा, क्योंकि आप वो इसलिए हटाते कि वो एक्सपेंस नहीं है, पीपी से रिलेटेड, एडमिन का नहीं, अभी भी रॉन्ग। हमें टारगेटेडली बात करनी है। मैं कह रहा हूं वो यहां से इसलिए हटाता है, वो पीपी से रिलेट करता है, वो इस अदर लायबिलिटी का एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि कोई आपको बोले डेप्रिसिएशन से होता क्या है, आप बोलोगे पीपी कम होता है, तो कोई आपसे पूछे उससे लायबिलिटी पे कुछ होता है, बोला कुछ भी नहीं होता। तो आपने तो वो एक्सपेंसेस ढूंढने, भाई मैं आपको बोलूं ये 95,000 रुपए 95,000 कौन से एक्सपेंसेस की वजह से इंक्रीज हुआ होगा, तो आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन। चलो एक और बात, अगर बैड डेट होता, बैड डेट होता, हाँ अब आप सुन रहे हैं बात को, अगर बैड डेट होता तो क्या वो इस लायबिलिटी अकाउंट में आता या वो प्रोविजन फॉर बैड डेट में जाता है? तो वो यहां से पर्टेन नहीं करता। बात समझ आ रही है? तो जो चीजें यहां से पर्टेन नहीं करती हैं, आप उन एक्सपेंसेस को अलग से देख रहे होते हो। आपका मकसद सिर्फ क्या है? उस एक्सपेंस पे पहुंचना जिसकी वजह से ये वाला उधार इंक्रीज हुआ होगा। एग्रीड? अब मैं आपको बोलूं, अगर आपने परचेजेस की हैं, इन्वेंट्री परचेज की है, तो क्या उससे ये वाला अकाउंट इंक्रीज होता है या सप्लायर वाला? तो रेलेवेंट अकाउंट रेलेवेंट वजह से इंक्रीज होते हैं, उस वजह को ढूंढ के वहां पार्क करके पेमेंट निकालनी है। एग्रीड? पक्की बात है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एक्सपेंस बुक हुआ वो होता है, हम सिर्फ देखते हैं क्या मजीद सेटल हुआ या क्या कुछ पे नहीं हुआ, वो एडलेस करके कैश पे पहुंच जाते हैं। दोनों में अपने अपने फंड हैं। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज क्लैरिटी दे दो। क्लियर है यहां तक? जल्दी से कंफर्मेशन भाई, जल्दी से सारे बच्चों। ओके, अब इसमें एक और ट्विस्ट लाता हूं तुम लोगों के लिए। मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि अगर मैं इसी को कॉपी करूं वापस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी देखना। मैंने इसी को कॉपी किया वापस से, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सिंपल एक काम करेंगे, 50,000 जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको और इसको प्लस करें, 1,15। तो मैंने पता है क्या किया, यहां से इसको हटा के ये कर दिया। अच्छा, इसको और इसको प्लस करें, 1,25 और 95, 2,20, सही है। मैंने
ये किया ये है कि मैंने ट्रेड एंड अदर पेबल को एक कर दिया। अभी बताते हैं। हमने कहा कि सर उसको ज़रा फिर एडजस्ट भी करते हैं ना, वैसे ही ट्रेड एंड अब आपको एक बात तो पता है कि अब जो ये ट्रेड पेबल है ना, वो ट्रेड पेबल नहीं है, अदर पेबल भी इसके अंदर छुपा हुआ है। एग्रीड? तो मैं सोचने का तरीका थोड़ा सा आपका चेंज करूंगा। पहले तो ऊपर वाली चुरूंगी तो क्लियर है ना, इसको साइड में लगा दिया। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहा, प्रॉफिट भी वैसा का वैसा उठा के तुम्हारे सामने रख रहा हूँ यहाँ पे लाके। प्रॉफिट तो चेंज नहीं हुआ ना, खाली वहीं पे एज इट इज वो जाके चीज़ खाली क्लब हो गई है। ये हिसाब किताब बिल्कुल सेम है। फर्क क्या आया है, अदर पेबल उड़ के कहाँ चिपक गया है, ट्रेड पेबल में एक साथ आ गया, बस ये हुआ है। अच्छा, अब मुझे इतना पता है जब आप कैश फ्लो बनाएंगे डायरेक्ट मेथड से तो आप निकालेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, निकालोगे भाई? अच्छा, पर अब मैं निकालूंगा ना कैश पेड टू अब मुझे ये साथ निकालना पड़ेगा। मुसीबत है, एक वजह है, अलग अलग पता ही नहीं है, अब साथ निकालना पड़ेगा। मानते हो? पक्की बात है, अब साथ निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको अलग अलग बैलेंसेस गिवन ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो नहीं निकाल सकते। तो अब इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है जरा इधर देखते हैं। मैंने कहा मैं यहां पे एक अकाउंट बनाऊंगा जानी, जिसका नाम है ट्रेड एंड अदर पेएबल। अच्छा, ओपनिंग कितना लिखवाया तुम लोगों ने मुझे? 220। एग्रीड? अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया 220, बट यहां पे मैंने होल्ड किया और मैंने कहा जरा पहले यहां पे एक बात करते हैं। इस 220 के अंदर सप्लायर की लायबिलिटी भी है, मानते हो? इलेक्ट्रिसिटी की भी लायबिलिटी है, यूटिलिटी की भी लायबिलिटी है, और तो सर मुझे लगता है ये जो अब लायबिलिटी अकाउंट है ना, ये वाला लायबिलिटी अकाउंट, इसमें दो तरीके के उधार छुपे हुए हैं, एक सप्लायर वाला उधार और एक अदर वाला उधार। तो आपको नहीं लगता कि ये अकाउंट, ये वाला जो अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये एक तो परचेजेस की वजह से इंक्रीज होगा और दूसरा अदर एक्सपेंसेस की वजह से, पर वो वाले अदर एक्सपेंसेस जो यहां से पर्टेन करते हैं। एग्रीड? अब मैं पता है क्या करूंगा, परचेजेस तो वैसे ही निकालूंगा इन्वेंट्री के अकाउंट से, हाँ या नहीं? ये रही, ये निकाली थी अभी हमने, ये रही, कितने की थी वो? 6 लाख रुपए की। अब इसकी एंट्री पता है क्या बनी होगी? परचेजेस हुई होगी डेबिट और ट्रेड एंड अदर पेएबल क्रेडिट। एग्रीड? हमने क्या किया, यहां पे ला के इसको 6 लाख रुपए फेंक दिया, ये रहा, बस पेमेंट निकाल लें। या यहां पे मजीद एक्सपेंसेस भी आए होंगे, अच्छा, वो क्या 50 और 75 का सम है? यस, कितना हो गया वो? अच्छा जी, क्लोजिंग कितना आ रहा है जानी? सर क्लोजिंग आपने बताया 1 लाख, तो कैश पेड कितना है? प्लीज इसको निकाल के बताएं अमाउंट को। आठ 30, यही है? अच्छा, मैंने सिंपल क्या किया, 8,30,000 यहां से माइनस किया और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर तो सेम ही है ना। अच्छा, वो आ रहा है 1460,000, मैंने कहा 1460,000, इन दोनों का नेट करते हैं प्लीज। 36। सर सेम आ गया आंसर। फर्क पता है क्या हुआ है, ये दोनों मिल गए, ये दोनों को प्लस करो, 6,75 और 1,15,
8:30 आता है, वही हुआ है। हमने पता कुछ भी नहीं किया सिवाय इस चीज़ के कि हमने एक ही अकाउंट बना के पेमेंट मिला के निकाल दी। अच्छा, क्या अलग अलग ना मैंने जानबूझ के किया या मैं कर ही नहीं सकता था? कर ही नहीं सकते थे। तो व्हाट इफ अब ऐसा आ जाए तो कोई इसमें घबराने वाली बात तो नहीं है। एक अकाउंट है, आपको पता है उसके अंदर दो तरीके की वजह से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, एक एक्सपेंसेस की वजह से और एक परचेज की वजह से। दोनों वहाँ चिपकाना, आंसर बाहर आ जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है। कॉपी करें इसको जल्दी से, आ जाओ जी। नहीं, यही करवाया था मैंने। सर अगर इनडायरेक्ट मेथड में हमें सेल्स की कैश और क्रेडिट की परसेंटेज दी हुई हो, अच्छा इनडायरेक्ट मेथड में अगर कैश की और क्रेडिट सेल्स की परसेंटेज दी हुई हो, क्या कुछ करना होता है? वो तो वहाँ पे सीधा सीधा इनकम से प्लस माइनस करके पहुंच जाओ, उसमें कोई इसका ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो बोलता है, वो बताएगा। अच्छा मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊं, एक हिंट देता हूं, चलो याद रखना तुम्हारे लिए एक नॉलेज, वैसी सीख। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और अलग अलग चीज़ें नहीं दी हुई तो हम कुछ भी कर लें, हम डायरेक्ट मेथड सवाल नहीं कर सकते। देखो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको मवाद चाहिए। मवाद क्या है? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर एक्सपेंसेस, ये सब गिवन होंगे तो डायरेक्ट मेथड हो सकता है। अब याद करो, इससे पहले हमने सवाल किए थे जिसमें प्रॉफिट भी नहीं गिवन था, उसमें डायरेक्ट मेथड आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको सेल वेल पता होगी तो डाल के कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालोगे ना, तो उस केस के अंदर तो आप कर ही नहीं सकते थे, आपको तो इनडायरेक्टली ही जाना पड़ता। बात समझते हो? तो ये बात बस अपने दिमाग में फिक्स कर लो या कहीं लिख लो कि अगर मुझे सेल वेल ये सारी चीजें गिवन होंगी तो ही डायरेक्ट मेथड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको वो हिंट बता दी। अब क्लियर है? खुद भी समझ आता है, अप्लाई किया हुआ है तुम लोगों ने। हाँ, बैलेंसिंग फिगर कैश पेड निकालेंगे तो ओला जल्दी कॉपी करेंगे जी। यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी ये करेंगे। आ जाएगा इंशाल्लाह। किसमें? क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, हटा देते। इंटरेस्ट होता तो उसको हटा देते ना यहाँ से, क्योंकि वो ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता ना, जैसे पहले दिखा देते। हाँ जी, स्क्रॉल करूँ? हाँ भाई, लास्ट बार कंफर्मेशन, जो लास्ट सवाल दिया था वो हो गया था ना पूरा? टैली, गुड। अच्छा, कॉपी करते हुए एक चीज़ बताओ कि ये जो आप अदर एक्सपेंसेस 50,000 और 75,000 उठा रहे हो, ये तो मैंने मेरी एग्जांपल में ऐसे ही यहाँ चिपका दिए, बट अगर इसके अंदर कोई बैड डेट होता तो आप उसको उसमें से हटा देंगे, इसलिए नहीं कि वो एक्सपेंस नहीं है, वो अदर लायबिलिटीज़ का पार्ट नहीं है।
यानी वो ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिससे अदर लायबिलिटी भरी होगी। तो आपने पहले वो एक्सपेंसेस को पाक साफ करके निकालना है कि कौन से थे वो। और अगर अच्छा इसमें लॉस ऑन डिस्पोजल होता वो भी हटा देता है, वो भी नहीं पर्टेन करता। अच्छा और डेप्रिसिएशन भी आपने बोला कि नहीं आएगा। तो वो सारे अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो आपको पता है कि किसी और अकाउंट से पर्टेन करते हैं वो यहां से हटा देना। तो जो एक्सपेंसेस बच जाएंगे वो एक्सपेंसेस होंगे जिसकी वजह से मेरी अदर लायबिलिटीज क्या हुई होंगी, इंक्रीज हुई होंगी, यानी अक्रूवल्स होंगे वो बेसिकली जो ऑपरेशन से पर्टेन करते होंगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन तो आप अलग कर ही चुके हो। अभी बताता हूं वो। अच्छा देखो क्या यहाँ इलियास सही कह रहे हैं, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। हमने सिर्फ अदर पेएबल रिलेटेड एक्सपेंस इकट्ठे करने हैं ताकि उस अकाउंट में डाल के वो वाली पेमेंट निकाल लें। बेसिक जो मुद्दा है वो यही है कि वहां पहुंचना है। बिल्कुल सही जानिए। मैंने कल सवाल भेजा था रात को। हाँ वैसे तो बोलते थी, अब तो किया नहीं है। मॉक हो गया। चलो अब पर आप कब करेंगे, अटेम्प्ट के बाद? मैं आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो, मतलब उसमें हर एक चीज़ है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर बोरिंग कॉस्ट and the investment property, that is the benchmark question that you guys were asking for. तो उसमें आधे घंटे का टाइमर लगा के करना, यानी अपने आप को असेस करने के लिए आधे घंटे का। सही है, रखेंगे। यानी हम बुक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही करेंगे बट उसकी क्लासिफिकेशन एडमिन में आएगी। यानी हर इदारा पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह सब बुक करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग हैं, 5 लोग कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर डेप्रिशिएट होगा। उस कंप्यूटर के डेप्रिसिएशन को मैं एडमिन में क्लासीफाई करूँ, सेलिंग में क्लासीफाई करूँ, डिपेंड करता है कि यूज़ कौन कर रहा है। अगर एडमिन के लोग यूज़ कर रहे हैं तो पूरा डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, एडमिन में, क्योंकि मैं बोलूँगा एडमिन के लोग इतना खर्च कर रहे हैं ताकि मुझे नज़र रहे कि मेरे कौन सा डिपार्टमेंट क्या खर्च कर रहा है। तो तमाम लोगों के यूज़ में है तो उसको बेटा गलत सोच गलत रहेगी ना। पीपी तो है ना, पीपी पे सवाल ही नहीं है ना, वो यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ कर रहा है उस पर सवाल है। पीपी है, 10,000 लोग यूज़ करें, पीपी की क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होती, वो जो यूज़ हो रहा है वो कौन कर रहा है। एंट्री वही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। फर्क इतना है कि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को किस एक्सपेंस का नाम दूं, एडमिन में फेंकूं या सेलिंग में, जो यूज कर रहा है वहां जाएगा। बस इतना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। आप एक्सपेंस बुक करना ना भूलें, एक्सपेंस बुक करें फिर क्लासीफाई कर दें बस। हमने भी वही किया कि हमने पूरे एक्सपेंसेस क्लासीफाई हुए हुए थे वो उठा लिए। मैं बोल रहा हूँ वो हो चुका होगा ना, आपको तो होके मिला हुआ है, जो भी हुआ है एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है। हटा देना, बताएगा, लाजमी बताएगा। नहीं ऐड बैक करेंगे जो अगर इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट मेथड में तो अकाउंट बनाते ही नहीं हो ना। ये वाला अकाउंट क्यों बनाओगे, तो सीधा सीधा ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हो बस। इंटरेस्ट वगैरह का तो अलग से अकाउंट बनाओगे, वो वैसे ही रहेगा जैसे इनडायरेक्ट मेथड होता है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। हमने सिर्फ डायरेक्ट मेथड सीखा है अभी, सही है, वो सब वैसे ही रहेगा जैसे हमने सीखा हुआ है बस।
इंटरेस्ट और टैक्स के बाद तो कुछ ही नहीं बचता। नहीं बेटा देखो, अदर एक्सपेंसेस तो तुमने निकाल ली ना पेमेंट, ये 155 क्या निकाली है? किसके अंदर? तुम कह रहे हो कि एडमिन और सेलिंग के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हो, हटा देना। तो फिर अदर एक्सपेंसेस जो बचेंगे वो यहाँ डालोगे और यहाँ से पेमेंट आ जाएगी। सही है, यही तो मुद्दा है जी। हाँ बिल्कुल होंगे, तो वो सेल्स के अलावा अदर इनकम डालोगे वहाँ पे। यस बिल्कुल 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 ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि वो पर डे नहीं इन्वेस्टमेंट से करती है। ये हो गया जानी कॉपी। ये 2 कॉपी कर लें। पेपर में भी तो ऐसे ही आता है 1.5 पेज का। आप देख लो पीपी के सवालात, एक ही बनाया मैंने, तो उसमें आपको जो आ रहा है वो कर लेना, आप बाकी समझे नहीं आता। हाँ भेजना, ग्रुप पे भेजो, टैग कर देना, चेक होके मिल जाएगा तुम्हें। सही है, नहीं अभी तो कर तो लो पहले, वो तो भी हटा दूंगा, वो तो इसलिए रखा हुआ है मैंने म्यूट पे, के मतलब फजूल की बातें चल रही होती है ना, ऊपर निकल जाएगा मैसेज। हाँ जी डन। ग्रुप में हुसैन, हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कॉपी। आप अभी ये कॉपी करें तो भले ही ये प्रॉफिट एंड लॉस वापस से नहीं कॉपी कीजिएगा, क्योंकि आपने तो किया हुआ है ना। मैं तो एक स्क्रीन पे लाने के लिए, हाँ बैलेंस शीट लाजमी कॉपी कर लें कि इसमें ट्रेड एंड अदर पेबल एक साथ है। या सिंपल ये भी कर सकते हो कि व्हाट इफ ट्रेड एंड अदर पेबल गिवन कंबाइंड, तो बस इतना डाल के आगे कर लो काम। हाँ भाई, वैसे अब 70-80% हो जाता है ना कैश फ्लो, वो तो ग्रिप आ गई ना। अभी ऐसे एनपीओ में लानी है, पीपी में लानी है, ये नंबर बाहर हो गए। इसके बाद पीपी करें, ईपीएस बोल रहे थे ये लोग, पीपी कराते हैं।
अरे वो 3 हुक्म के हैं मेरे, कैश फ्लो, पीपी और एनपीओ। तो आप जैसा बोलें, मतलब आई एम ऑन इट। पीपी पीपी में मुझे जब तक पढ़ाना पड़ेगा जब तक तुम लोगों से क्लियर नहीं हो जाता, हाथ सेट नहीं हो जाता तब तक। पीपी मैंने तो देखो इसमें भी नहीं ख्याल किया। मैंने कहा कि भाई देखो 13 डिजर्व भी तो करता ना टॉपिक के, जितने नंबर का आता है अगर 7 क्लासों में ये करवा देता मैं तो तुम्हें लग पता जाता से हो ही रहा होता कुछ ना कुछ। तो अभी तक मिली आपको कोई? मैंने सबसे हैवी चैप्टर शुरू में कराए हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड लेंदी चैप्टर। हमने उस पर एक एक करके टाइम लगा के फिर यहाँ पहुँचे। बोरिंग कॉस्ट की ग्रिप देखें आप, कोई भी सवाल करें आपसे होगा, आई कैन बेट ऑन इट। ये भी पीपी की इम्पेयरमेंट की नॉलेज नहीं, ज़रूरी नहीं है, नो नीड। व्हेन यू आर डूइंग पीपी आपको कोई इम्पेयरमेंट की नॉलेज की नीड, वो एक हिस्सा है छोटा सा कि भाई इम्पेयरमेंट आ गई। हाँ जी डन। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि सर पीपी करें, चलें पीपी करते हैं। हाँ जी चलें आगे। कंप्लीट हो गया। हाँ मतलब एक चीज़ बतानी है उसके बाद ख़त्म। हाँ हाँ तेरा डिस्काउंट बाकी है। तो वक्त आने पे बताऊंगा ना, वक्त ही नहीं आने दे रहे ना तुम। चलें अब ज़रा एक दो बातें वो मैं उस पर आऊँगा डिस्काउंट पे, बट मैंने कहा पहले वो चीज़ जो हमें पास पेपर करने में हेल्प करेगी अभी उस पर ज़रा फोकस कर रहा हूँ मैं। इधर मैंने ये कहा हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो कंटिन्यूटी में जो पीछे चल रहा था उसको आगे एक कंटिन्यू करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इफ ये थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, आपने ज़रा फोकस होकर समझनी है क्योंकि यहाँ पे फिर मैं आपके पीआरसी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा टेस्ट करूँगा। सही है। मैंने कहा बोला वो तो है ही नहीं, व्हाट इफ देयर इज अ प्री पेमेंट अकाउंट ऑल्सो। इसी सिचुएशन में जो मैंने तुम्हें पीछे कराई है इसके अंदर अगर प्री पेमेंट अकाउंट होता तो क्या होता। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपको वो सवाल में लिख के दे कि प्रीपेड रेंट का अकाउंट, यानी वो पीछे सारी चीजें अपनी जगह थी जो अभी हमने सीखी, पर एक प्रीपेड रेंट भी, मैं फिर बता रहा हूं ये कंटिन्यूटी में, ये कंटिन्यूटी में है, उसी की एक्सटेंशन बना रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए ताकि हम बार बार रिपीट ना करें। प्रीपेड रेंट देता आपको, मैंने कहा 2023 और 2024, और मैंने अजम्पशन ली कि मेरे पास ये 60,000 है और यहां पे बचा हुआ है 15। अच्छा इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रीपेड रेंट है हमने लास्ट ईयर कितना पे किया था, क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, इसका मतलब यह है बाकी इस साल क्या हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया। कितना 45,000 रुपये। अब मैं अगर लॉजिकल तुमसे बात कहूं
क्या इस बात को मानते हो कि ये 45,000 रुपये हमारे ऑल टुगेदर हाँ जी मौजूद होगा? अच्छा, तो अब अगर मैं सवाल में गया तो आप देखें एडमिन और सेलिंग कितना आ रहा है, 50 और 75। तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आप कह रहे हैं कितने थे, एक 25 के। मैं आपको जो एक टेक्निकलिटीज के उस पार पे लेके जाना चाह रहा हूं ताकि आप खुद सोचें। एक 25 थे, अब उसके अंदर ये भी शामिल होगा, कितना, 45,000, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस है ना। बट मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रेंट एक ऐसा वाहिद एक्सपेंस है जो अक्रूवल पे नहीं बल्कि एडवांस में चल रहा है? यानी देखें, कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जिसकी आप एक्सपेंडिचर एडवांस में कर रहे होते हैं, एग्रीड, और कुछ अखराजात ऐसे होते हैं आप कर लेते हैं फिर पे करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, दोनों हैं अखराजात, दोनों हैं एक्सपेंसेस। मैं आपसे पूछूं आपका टोटल एक्सपेंस कितना है, आप बोलेंगे 125। मैंने यहां पे लिख दिया टोटल अदर एक्सपेंस कितना है, बट इसमें से 45,000 रुपए ऐसा है जो कि लायबिलिटी है ही नहीं। यानी आप ये नहीं कह सकते मैंने उसकी एंट्री बनाई होगी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ओ भाई वो तो एडवांस में चल रहा है, वो तो प्रीपेड से आ रहा है, तो क्या मैं उसको एक्सपेंस नहीं कहूं? कहेंगे। तो मैं सिंपल ये करूंगा, मैं लेस करूंगा एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू प्रीपेड। कितना भाई, ये कितना बचा, 80,000। ये 80,000 जो है ना, यस ये अक्रूड वाले हैं, यानी ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसकी पहले एक्सपेंस बुक होके अक्रूवल बुक होता है और फिर पेमेंट होती है। तो अब रेलेवेंट एक्सपेंस तो ये हो गया ना, क्योंकि एक एक्सपेंस तो ऐसा है जिसको मैं एक्सपेंस तो कह रहा हूं, लेकिन वो एक्सपेंस तो है बट वो एडवांस पेमेंट पे चल रहा है, वो लायबिलिटी से पर्टेन ही नहीं करता क्योंकि उसकी लायबिलिटी कभी बुक ही नहीं होती है। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? तो ऐसे यू नीड टू थिंक इन एग्जाम कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं। चलिए जी, तो अब मुझे एक बात बताएं इलियास वापस से, मैंने कहा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पूरा एक्सपेंस 125 का मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर बैड डेट भी हो सकता है, वो भी हटा देते हैं क्योंकि यहां से नहीं पर्टेन करता। डेप्रिसिएशन हटाएंगे, वो भी पीपी का है। मैंने कहा फिर प्रीपेड रेंट से जो एक्सपेंस आ रहा है वो भी तो एक्सपेंस ही है ना, क्या वो लायबिलिटी के अकाउंट से पर्टेन करता है? नहीं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी बुक ही नहीं होती, क्योंकि वो पहले पे होता है बाद में एक्सपेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्सपेंस इसमें छुपा हुआ तो है बट दैट डज नॉट रिलेट टू लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि उसका अक्रूवल बुक होता ही नहीं है, वो एडवांस में पे हो जाता है। तो हमने क्या किया, अगर मुझे सवाल में प्रीपेड दिखता तो पहले मैं देखता कि क्या उसके अंदर से कोई एक्सपेंस तो नहीं निकल रहा। अगर एक्सपेंस निकल रहा होता तो बाप खुदा मेरे लिए वो एक्सपेंस तो होता, बट वो लायबिलिटी एक्सपेंस नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा एक्सपेंस है जिससे लायबिलिटी बुक हुई होती, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रीपे हुआ है। तो पहले मैंने वो एक्सपेंस निकाल लिया जो प्री पेमेंट पे चल रहा है, जो उसका एक्सपेंस निकाल लिया, तो वो एक्सपेंसेस बच गए सब हटाने के बाद जो फिर लायबिलिटी से पर्टेन करते होंगे। एग्रीड? इलियास अब बताओ जानी, बात क्लियर है? ये इसलिए मैंने 45 हटा दिया। अगेन 45 में इसलिए हटा रहा हूं कि मेरा एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटी से पर्टेन नहीं करता, प्रीपेड एक्सपेंस है। एग्रीड? चलें जी, ओके, ये बात भी समझ आ गई। एग्रीड है भाई, पक्का? आगे एक आखिरी चीज, लायबिलिटी को नहीं, एक्सपेंस हो गया तो फिर आप पेमेंट गलत निकालते हैं ना, जिसकी पेमेंट नहीं हुई होती वो भी आप कहते हैं पे हुआ है, क्योंकि जितना मैं एक्सपेंस बढ़ाऊंगा और क्लोजिंग जितना कम होगा उतनी पेमेंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्या वो पे हुआ है इस साल या पिछले साल ही हो गया था? तो पेमेंट तो पिछले साल हो गई थी ना, आप उसको हटाओ ना, क्योंकि आप बोलोगे ये पेमेंट तो पिछले साल ही हो चुकी थी, सिर्फ इस साल क्या हो रहा है, एक्सपेंस। तो रेलेवेंट अकाउंट में रेलेवेंट चीज जाती है। एग्रीड? चलें,
सर इसी तरह प्रीपेड सैलरीज भी, हाँ देखो अगर जवेदिया कह रही है अगर प्रीपेड सैलरी होती वो भी हटा देते, क्योंकि हम कहते हैं कि वो भी लाइबिलिटी से पर्टेन, क्यों लॉजिक है कि वो लाइबिलिटी बुक होती नहीं है, तो लाइबिलिटी बुक होती नहीं है तो वो एक्सपेंस लाइबिलिटी में जाएगा ही नहीं, तो हमें तो वो एक्सपेंसेस को ढूंढना है, खोजना है जो कि किससे पर्टेन करता है, लाइबिलिटी से। अच्छा अब एक आखिरी चीज़, फिर आप पास पेपर करने के लायक हो जाएंगे, 20 नंबर का, 18 नंबर का, 16 नंबर का, ऐसा सुने। मैंने कहा सर व्हाट इफ मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं एक, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये भी बड़ी आसान चीज़ है, बहुत इजी है। अच्छा होता यह है कि आपके कोर्स में IFRS 15 है नहीं, आप FAR 2 में पढ़ेंगे आके। IFRS 15 ये कहता है, जो आपकी ज़बान में था कि जब आपको एडवांस पैसे मिलते हैं तो आपकी अनअर्न्ड इनकम होती है ना, ऐसा है, तो ये उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का नाम देता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट किया आपने किसी कस्टमर से, उसने आपको पैसे दे दिए, वो एडवांस है, यानी इसको हम कहते हैं टेक्निकली एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अच्छा अब होगा क्या, होगा ये कि 2023 2024, अच्छा हमने किया ये, यहां पे हमने एक अकाउंट डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, हमने कहा ओपनिंग 0 है और ये आ गया 65,000 रुपये। अच्छा इसका मतलब ये है कि इसकी एंट्री ये बनी होगी कैश डेबिट पेबल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से। अच्छा अब एक चीज बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये जो कैश आया है ये भी कैश फ्रॉम कस्टमर है, एडवांस है माना, पर है तो कस्टमर है ना। तो आपने जो पीछे भी मेरे साथ ये 1460000 निकाला था, नहीं होगा, इसको ऐड कर दोगे, क्योंकि देखो वापस से दो चीजें, आपकी पीएनएल में सेल्स आई हुई है, ये रही, बल्कि पीएनएल तो ये रहा, सेल्स आई हुई 1.2 मिलियन की, एग्रीड। इसमें कुछ क्रेडिट सेल्स है, कुछ कैश सेल्स है। जो पैसे एडवांस में दिए बेटा वो तो सेल्स में बुक ही नहीं हुए, वो तो बाद में होंगे जब आप उसको चीज दे दोगे। यस, तो उसकी एंट्री बनेगी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल्स, पर तब होगी ना, अभी तो नहीं हुई। कहने का मतलब क्या है, इस 1.2 मिलियन की सेल्स में से आपने देखा उधार पे कितना बेचा था, वो आपने फेंक दिया रिसीवेबल अकाउंट में, वहां से उधार वाले कस्टमर वाले पैसे निकाले, कैश सेल्स ऐड की, पर कुछ ऐसे पैसे भी तो हो सकते हैं ना जो एडवांस मिले, वो कहां से मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यानी एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको कस्टमर से पैसा कहां से आता हुआ मिलता है, रिसीवेबल से या कैश सेल से। अब तीसरी चीज सीखी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से, यानी एडवांस, यानी कोई आपको बोले आपने कस्टमर को माल कितने का बेचा, आप बोलोगे भाई कैश की बात करनी है, तीन बातें करेंगे, एक उधार वाले कस्टमर पैसे देंगे, एक कैश सेल्स वाले देंगे और एक एडवांस वाले देंगे। तो एडवांस वाले पैसे की अब तक तो हमने बात नहीं की थी ना, पर आज की है, कहां से मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब यह है, यस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि आपने लोगों से एडवांस ले लिया, अब डिलीवर करना है। तो अगर व्हाट इफ ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कम हो रही होती, हाँ तो पता है उसकी एंट्री क्या बनती है, मैं बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल्स। बात समझ आ रही है, पर ये कब, जब सेल हो जाए, जब हम उसको गुड्स दे दें, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई तेरे को पैसे तो पहले ही दे चुका हूं, अब तुम माल सप्लाई करोगे तो COGS डेबिट हो जाएगी, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और उसके अगेंस्ट में सेल्स बुक हो जाएगी। तो सेल्स के पैसे कहां गए, सर पहले ही आ चुके थे, सेल्स के पैसे कहां गए, तो वही तो बता रहे हो
जब पैसे आते हैं तो कैश फ्लो में ऐड कर देना, और जब सेल बुक होगी तो कैश फ्लो में कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो में, क्योंकि कैश किस साल आया था? पिछले साल। डिलीवर कब कर रहे हो? तो जिस साल डिलीवर कर रहे हो उस साल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वापस से हम जब कैश फ्लो बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, पैसे 3 सोर्सेज से आएंगे कस्टमर से। एक तो उधार वाले, कैश सेल्स और एडवांस। एडवांस कहाँ से निकाल लोगे? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ने के बजाय कम होती हुई दिखे, यस, तो हमने जो पहले एडवांस लिया था अब वो सेटल हो गया, और सेटल के कैश में हुआ है या सेल्स करके, तो उसका कैश इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट मेथड में तो कुछ भी नहीं करेंगे। एग्रीड? पक्की बात है, कॉपी करें इसको जल्दी से। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, क्योंकि सेल बुक हुई हुई होगी और लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए? जीरो। इनडायरेक्ट मेथड में तो ये वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका कैश इंपैक्ट है ही नहीं, तो वो वर्किंग कैपिटल में खेलेंगे उसमें। यहां पे डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं होगा, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कुछ पूछ रहे थे? ओके, याद करो याद करो। नहीं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। जवेदिया, ऑनलाइन वालों बात क्लियर है? ये वाली कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाली जल्दी बता दो जानी। कैश लेस होगा? कैश क्यों लेस होगा? कैश तो मेरे पास आया है ना भाई, जल्दी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से कैश गया या कैश आया है? कैश आया है, ये कैश में ऐड होगा। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ही तो इंपैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने कस्टमर से पैसा लिया है। यस, तो आप पैसे ऐड कर दें कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में। बिल्कुल। और जब अगर इनडायरेक्ट मेथड होता ही है तो आप इसको वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। एग्रीड? अभी अभी करेंगे ना जवेदी, अभी करते हैं इलस्ट्रेशन इसकी। हाँ भाई, स्क्रॉल करें। हाँ भाई, सही लिखा है ना, इसको ऐड कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से आ रहा होगा, बिल्कुल। चलें आगे। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो मतलब पैसे आ रहे हैं। अगर डायरेक्ट होगा तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में ऐड कर दोगे, और इनडायरेक्ट होगा तो वर्किंग कैपिटल में ऐड कर दोगे। सही है, लॉजिकल बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर इनडायरेक्ट में लायबिलिटी कम हो रही होती इनडायरेक्ट में, तो आप लेस कर देते,
डायरेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं करोगे। यस तो आपने और पैसे दिए हैं, वो लेस कर दोगे। यस ऐड कर दोगे उसमें पेमेंट जाते हुए, सही है, क्योंकि जा रहे होंगे ना पैसे तो आपको वहीं से दिख जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बेसिक सवाल था विद अनआइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस में इसको कटा के वही तो पूछा था वही तो पूछा था कि अगर प्रीपेड आपका इंक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब है आपने और पैसे पे किए हैं, तो कैश पेड टू अदर्स में वो भी डाल देना, प्लस कर देना ना, क्योंकि वो भी तो आउटफ्लो है ना, अलग से डाल देना। चलें, अच्छा ये मार्क्स देख लें भाई इसके, यानी 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए, समझो ये तो करीब करीब आपको वहीं ले जाएगा। अब कहने का मतलब ये खाली इसको रीड करते हैं। पीपी आ रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई नई चीज़ है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक एंड ट्रेड, प्री पेमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कोई इशू वाली बात नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, हाँ भाई क्लियर है, सही है, लेंदी सवाल है माना, पर हमें आता है। इधर लॉन्ग टर्म लोन सही है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ऐड हो जाएगा। ट्रेड पेबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अभी सिखा दिया, अक्रूड लायबिलिटी अभी बताया। चलें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स लायबिलिटी, ये भी हो जाएगा। मतलब कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। आप देखें ये पूरा पीएनएल दिया हुआ है, सही है। अच्छा, अब अगर हम जाके नीचे रिक्वायरमेंट देखें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 यूजिंग, यानी ये कह रहा है डायरेक्ट बता दो पैसा आया कितना, गया कितना। अच्छा, अब एक एक करके सेल्स दी हुई है, कह रहा है 72% ऑफ द सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, बाकी जो है वो कैश सेल्स है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी तो आ रहा है, वेरी गुड, वो भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ताकि हिसाब किताब पूरा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ जाए। यूं हो जाएगा ये, तुमसे कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। चलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 750 मिलियन है, वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट। वो बोला डेप्रिसिएशन इतना है और एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ऐसे बटा हुआ है, तो क्या करूंगा, हटा दूंगा ना। क्यों हटा दूंगा, एक्सपेंस नहीं है। यस, पीपी से रिलेटेड, पीपी में डालोगे, पीपी में तो डालोगे ना मूवमेंट के लिए। देखो एक्सपेंस हुआ है डेबिट और पीपी हुआ है क्रेडिट, तो पीपी के क्रेडिट पे तो डालोगे ना, होगा ना। ओपनिंग से क्लोजिंग में आने के लिए पीपी में तो माइनस हुआ होगा ये, तो आप पूरा अकाउंट बनाने के लिए पार्क तो करोगे ना। देखो एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ है और पीपी, तो पीपी का अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। ये डेबिट की बात कर रहा है कि इस डेबिट के दो नाम बना दिए हैं उसने, एडमिन, यस, वो कह रहा है ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, दो जगह शामिल है, होना भी चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसको मैं एक्सपेंस में से हटा दूंगा ताकि वो एक्सपेंस निकालूं पार्क साफ करके जो कि लायबिलिटी से पर्टेन करते हैं। एग्रीड, तो एंट्री तो हुई हुई है, अकाउंटिंग तो हुई हुई है, खाली उसकी प्रेजेंटेशन दो में बटी हुई है, वो मैं अलग कर रहा हूं। एग्रीड, चलें, तो हमने कहा सर इसको मिटा देते हैं रेशो वाली के भाई अगर पूरा डेप्रिसिएशन यूज होता है तो 1/3 हिस्सा एडमिन यूज करता है, 1 हिस्सा वो यूज करता है, तो जो यूज करता है उस नाम से दिखा रहा हूं। हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही अल्लाह की कसम डेबिट, पर उसके नाम कितने हो गए, 2। एडमिन को एडमिन में फेंक दिया, सेलिंग को एक्सपेंस डेबिट ही हुआ हुआ है, पर एडमिन और सेलिंग के नाम से हुआ हुआ है। एग्रीड, चलें इसके बाद वो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ये वाला कह रहा है कि 40 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल भी शामिल है। क्या करूं,
इसको भी हटा देंगे क्योंकि वो अक्रूवल से तो पर्टेन नहीं करता। हमें तो वो एक्सपेंसेस ढूंढने जो कौन से हैं, अक्रूवल हैं। इम्पेयरमेंट भी शामिल है, हटा देंगे। अच्छा इम्पेयरमेंट तो मतलब नॉन कैश होती है ना, तो वो लायबिलिटी से कहां से आ गई भाई? तो क्या एक्सपेंस नहीं है? पर पीपी के अगेंस्ट में, हाँ पीपी के अकाउंट में पार्क करोगे, ये बात याद रखना। पीपी के अकाउंट में क्या होगा? पीपी क्रेडिट हुआ होगा। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी, तो पीपी के क्रेडिट पे लाजमी डालोगे। ये एक्सपेंसेस की बात हो रही है, एग्रीड। चलें, लोन इंस्टॉलमेंट दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अदर इनकम के अंदर वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन शामिल है। यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है? फेयर वैल्यू पे। इसका मतलब वो डेप्रिशिएट, वेरी गुड, हमने सीखा हुआ है। आगे, रेंट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो कितना है? 184। और वो कह रहा है, यार ये बता दो, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर इस कंपनी ने शेयर इशू किए प्रीमियम पे, और बता नहीं रहा। निकाल लेंगे कैपिटल से प्रीमियम से, भाई ये हो जाएगा, पक्की बात है। ये आपका होमवर्क है, ये करके आना है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट के साथ ये करके आना। चलें, ओके। ये 15 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ यार, तुमने मतलब मुझसे कैश फ्लो पढ़ा है, इतना तो घमंड होना चाहिए कि 15 मिनट में हो जाएगा। मुसीबत इसमें कुछ भी नहीं है, आप टकाटक बनाते हैं, अकाउंट्स बनते रहेंगे। 15, चलो 20 मिनट, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, सही है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।